आपने कहीं ऐसे रिस्क लिए जो शायद आपकी जगह कोई और ब्यूरोक्रेट, कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर होता, कोई आईपीएस ऑफिसर होता, वो ऐसे रिस्क नहीं लेता। कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रॉन्ग पार्किंग से उठवा ली आपने। मेरे को लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कह दे कि किरण जी को कमिश्नर नहीं बनना चाहिए था। हम सब मानते हैं इस बात को। आप क्या मानती थी? आपको बुरा लगा कि आपको पीछे कर दिया गया? नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी या किरण बेदी, आप इनको जानते हैं। एक ऐसी मानसिक शक्ति इन्होंने प्रदर्शित करी है पीएमओ की क्रेन को टो करके। 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है पुदुचेरी की। पौंडीचेरी से आने के बाद इनकी अपनी एनजीओज और इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए हैं। आसान नहीं होता है किरण बेदी बनना। किरण बेदी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए एक लेसन है। और आज इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूं, आज जितना आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, जो आपने पढ़ाई करी, जो आपने डिस्प्ले किया, तिहाड़ में जो काम किया, उसके पर अभी आता हूं, बात करूंगा आपसे। और मतलब मेरे को लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कह दे कि किरण जी को कमिश्नर नहीं बनना चाहिए था। हम सब मानते हैं इस बात को। आप क्या मानती थी? आपको बुरा लगा कि आपको पीछे कर दिया गया इस पॉलिटिक्स के चलते? बुरा नहीं लगा, निर्णय लिया कि अब मेरी जरूरत नहीं है दिल्ली पुलिस को। अब मैं वो करूंगी जो मुझे मेरी जरूरत है। सो मैं अपने समय की कदर करते हुए अर्ली रिटायरमेंट ली और दूसरे काम में चली गई, क्योंकि मुझे समय की ज्यादा कदर है, ओहदे की नहीं। मैं अपने समय के साथ क्या करना है, ये मेरा कर्तव्य मेरी ओर है। यही कर्तव्य हर व्यक्ति की है अपने अपने काम में, बिजनेस में। दे मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट फॉर देमसेल्व्स, एंड बिजनेस इज अ वे ऑफ लिविंग, इज अ सोर्स ऑफ लिविंग, बट नॉट योर होल लाइफ। मेरे लिए ये आईपीएस होल लाइफ नहीं थी, एक जरिया था देश की सेवा करने का। जब मैंने देखा कि मुझे कमिश्नर नहीं बना रहे, तो कोई बात नहीं, मैंने किसी को शिकायत नहीं की। हट के ऐसे काम में लगी जो बहुत मुझे उससे भगवान की कृपा मिली। आपकी कचहरी उसके बाद ही आई थी, जब आपकी कचहरी का सीरियल चला था। 4 साल सिद्धार्थ बासु ने चलाया। आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू डू आपकी कचहरी अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट ना लेती। और क्योंकि मैंने आपकी कचहरी की, आपको मालूम है, भगवान ने मुझे इतना आर्थिक कमाई दी कि मैं अपना घर बना सके, अपना घर खरीद सके। आज मैं अपने घर में रहती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने उस कमाई से किया। अगर मैं दिल्ली पुलिस में रहती, मैं शायद इस गांव में घर में नहीं रहती, मैं कहीं और रहती। हम हमेशा बोलते थे एट द एज ऑफ 60 यू शुड नॉट रिटायर, यू शुड रीट्राई। डॉक्टर किरण बेदी इज एन एग्जाम्पल कि कैसे मतलब आज इस जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो ये इनका रोल नहीं था, इनका काम नहीं था, फिर भी जाना। एक मैंने देखा शुरू से आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। आपने कहीं ऐसे रिस्क लिए जो शायद आपकी जगह कोई और ब्यूरोक्रेट, कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर होता, कोई आईपीएस ऑफिसर होता, वो ऐसे रिस्क नहीं लेता। पहला रिस्क तो पूरा देश जानता है कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रॉन्ग पार्किंग से उठवा ली आपने। लोग रिस्क, अब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी, अच्छा बाकी अमेरिका में जाओ, उनसे बोलो लाइसेंस दिखाइए, गाड़ी वाले को बोलो तो लाइसेंस दिखाता है। इंडिया में आओ, बोलो गाड़ी वाले को लाइसेंस दिखाओ, बोलता है इनसे फोन पे बात कर लो। तो आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैं स्टॉक मार्केट में देखता हूं, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता हूं। तो स्टॉक मार्केट में इंडिया में 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहां अमेरिकन रिस्क ज्यादा लेते हैं, इंडियन रिस्क नहीं लेते। तो जिंदगी में ग्रोथ के लिए रिस्क लेना कितना जरूरी है, और आप इसके विषय में क्या शिक्षा देना चाहेंगे? जिसको आप रिस्क कह रहे हो, मेरे लिए वो निर्णायक होना जरूरी है। अगर आपने कुछ एक समय पर एक वो निर्णय नहीं लिया, समटाइम्स नो डिसीजन टू कूल टाइम, टू थिंक टाइम इज अ डिसीजन, इट्स अ डिसीजन। सो आई थिंक व्हाट यू कॉलिंग इट रिस्की, आई थिंक आई वाज बीइंग वेरी डिसाइसिव। इस वक्त इस प्रॉब्लम में मैं ये प्रॉब्लम नहीं ढूंढती, प्रॉब्लम मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है एक डिसीजन लेने के लिए। सो एवरी डिसीजन हैज इट्स विनर। यू सी, दैट कम्स फ्रॉम माय टेनिस प्लेइंग डेज। You hit a drop shot, you hit a cross court, you hit a backhand down the line, you hit a lob shot. It's all risk. It's risk, or is it decision as a tennis player? And these are all very split second. I think playing early as a girl, playing at that competitive level,
प्रार्थना करेंगे हिंदी में रखिए। अच्छा, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एक लड़की होते हुए जब मैं खेलती थी, 9 साल से मैं टेनिस खेल रही थी। 15 साल की टाइम में मैं नेशनल जूनियर चैंपियन बन गई थी और उसके बाद मैं खेलती रही और पढ़ती भी रही। सो मैं समझती हूँ इंसान को निर्णय शुरू छोटी उम्र से, सही निर्णय, सही समय पर निर्णय, सही सलाह से निर्णय अगर आपको हेल्प है। मैं ये नहीं कि मैं सलाह नहीं लेती, मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है। जहाँ जहाँ भी मैं कामयाब हुई हूँ, एक जो गाड़ी उठी थी प्राइम मिनिस्टर की, वो एक सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उड़ाई थी, मैंने नहीं उठाई थी। मेरा निर्णय सिर्फ ये था, छोड़ना किसी को नहीं, दैट्स ऑल। और जब उसने किया तब मैंने उसको शाबाश दी, ये नहीं क्या ये मुसीबत क्या कर दी तुमने। सो ये रिस्क टेक नहीं है, ये बीइंग वेरी क्लियर इन योर जब आप बिल्कुल क्लियर होते हो डिसीजन मेकिंग लिए, तो ये आप रिस्क, कोई होता है रिस्क, क्योंकि जो डरता है उसको रिस्क से होता है, जो निर्णायक होता है वो कहता है डिसीजन मेकिंग। पौंडीचेरी में या पुदुचेरी में जब आप थे, तो एक दफा आपने महसूस किया कि वहां पे लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आपने बोरिया बिस्तरा समेट के वापस आने का डिसीजन लिया। क्लीनलीनेस को आपने मुद्दा बनाया और आपने बोला कि भाई अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं पैकअप करके वापस जा रही हूं। और वहां देखा अचानक लोग सारे के सारे आपके साथ आ गए थे। तो ये आपके अंदर एक अद्भुत कला है लोगों का साथ जीतने की। मैं उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूं। और आप एक पीपल्स गवर्नर बन के निकली। पीपल्स प्रेसिडेंट और पीपल्स गवर्नर बनना आसान नहीं है। नॉर्मली इस पोजीशन को कभी कभी रबर स्टैंप की तरह माना जाता है, पर रबर स्टैंप होने की जगह मुझे लगता है कि वहां के सीएम से ज्यादा पॉपुलर वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही। तो मैं आपके पौंडीचेरी के एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि पुदुचेरी के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूं। देखो, मुझे जब प्रधानमंत्री जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ऑफ़र किया, जब बुला के ऑफिस में कि किरण आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी जाना चाहेंगी, ये नहीं कहा जाओ, जाना चाहेंगी, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आदर सत्कार से ज़रूर जाना चाहूँगी। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि किरण जी वहाँ जाकर पैसे का बहुत ध्यान रखना। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये इन्होंने मुझे क्यों बोला। नेचुरली कुछ इसका मतलब वहाँ धांधली हो रही या सही गवर्नेंस नहीं हो रही, पब्लिक एक्सचेकर को सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन तब तक स्वच्छ भारत भी शुरू हो चुका था और मैं खुद भी प्रधानमंत्री जी से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले ही हैड अपॉइंटेड मी एज एन एम्बेसडर ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत। आई हैड ऑलरेडी बिकम हिज एम्बेसडर और मैं खुद भी क्लीनलीनेस की बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मेरा टेबल भी क्लीन होना चाहिए, मेरा घर भी, मेरा ऑफिस भी। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई तो अब तो मेरे पास सारा प्रांत है सफाई में देखने का। तो मैं मकसद के लिए गई थी, पर्पस के लिए गई थी, कोई औहदा को संभालने नहीं गई थी, बैठने नहीं करती ऊंची कुर्सी पर। मैं जिम्मेवारी लेकर गई थी, जिम्मेवारी निभाने गई थी और मैं 100%, मैं ये नहीं सोच के गई थी मैं कितनी देर वहाँ रहूँगी। मैं ये सोच के गई थी एक एक दिन इस पर ऐसे लगेगा जिसमें धांधली नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगी और 100% क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी के लिए बराबर हो, रूल ऑफ लॉ होगा। इसलिए मैंने जाते ही एक मिशन स्टेटमेंट दी थी एंड आई सेड पौंडीचेरी नाउ विल बिकम प्रॉस्परस पुडुचेरी। मैंने मिशन स्टेटमेंट जाते ही दी। मैं वो किस्सा भी जानना चाहता हूं जब लोगों ने आपको वापस लौटने से मना कर दिया, बोला हम आपके साथ खड़े हैं, तो काफी भीड़ हो गई थी, शोर मचा, लोग आपके फेवर में आए, क्या हुआ था उस दिन? आप ठीक कह रहे, याद है कि पहले कुछ 2-3 उन्होंने सीरियसली नहीं लिया जब मैंने कहा कि प्रॉस्परस पुडुचेरी बनेगी। और फिर मेरी आदत है फील्ड की, मैं बहुत फील्ड ओरिएंटेड ऑफिसर हूँ। मैं पुलिसिंग में भी रोज़ सुबह 9 बजे पहुँच जाती थी, 9 बजे। 8 बजे एज ए डीसीपी ट्रैफिक में सड़कों में घूमती थी, तभी तो क्रेनें आई थी। तो जब मैं खुद हर चीज़ खुद देखती थी, फील्ड ओरिएंटेड थी। एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर हर शनिवार इतवार को मैं अपने दफ्तर से हट के उन जगह जाती जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं शहर जब घूमती थी तो मैं देखती थी कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ हर जगह और वहाँ भिन्न भिन्न मक्खियाँ और मच्छर लोग रह रहे। तो मैंने कहा ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं राजनिवास में एक स्वच्छ जगह में रहूँ और आम व्यक्ति गंदगी में रहे, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई वॉज वेरी वेरी एंग्री अबाउट इट। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा
कि ये नहीं होगा, या ये सफाई होगी या मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं सफाई करवाऊँगी। तो मेरे पास डिटर्मिनेशन थी। तो जब मैं सड़कों पे घूमने लगी एज एन एलजी जगह जगह, और कई बार साइकिल पे भी जाती थी ताकि लोगों से संपर्क करूं, और मैसेजेस जाने लग गए कि ये टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं जब गति पकड़ी, जब मैं चाहती थी फास्टर गति हो, फास्टर गति नहीं हुई, और मेरे पास पेशेंस नहीं थी कि लोग गंदगी में रहें, मच्छरों में रहें। सो मैंने फिर धमकी दी। मैंने एक जगह, लेकिन वो जो 2 महीने मैंने पहले काम किया था, लोगों को नज़र आने लग गया था कि या तो वाकई में काम हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमको नाक बंद करके नहीं चलना पड़ रहा, हमारे यहाँ मच्छर बंद हो गए, ड्रेन साफी, लोग स्टाफ पे आने लगे, लेकिन सब जगह नहीं। तो आई डोंट वांट टू वेट, आई एम नॉट हियर टू वेट, आई एम हियर टू गेट थिंग्स डन, सिंपल। सो धमकी दी फिर। आप बड़े रेस्टलेस नेचर की हैं। हाँ। नॉर्मली गवर्नर की पोजीशन या प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की पोजीशन थोड़ी पैसिव होती है, और आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन में आकर के इतनी एग्रेसिव रही, रेस्टलेस रही। एक कुर्सी पे बैठना आपको अच्छा नहीं लगता, घूमना, मैनेजमेंट बाय मूविंग अराउंड, इससे आप क्या लेसन देना चाहते हैं? एक एंटरप्रेन्योर को भी लेसन मिलता है कि अपने केबिन में मत बैठे रहो, उठ करके घूमो, लोगों से मिलो, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम स्पेंड करो। मैंने बड़ा एग्रेसिव नेचर देखा। वैसे मैं, जिस समय आप दिल्ली में भी पुलिस ऑफिसर थी, उस समय भी नाइट में, रात के समय सिक्योरिटी बनी रहे, तो आपके पास फोर्स कम पड़ रही थी, आपने कम्युनिटी को पार्टनर बनाया। मुझे याद है कि उस समय आपने जितनी वेलफेयर एसोसिएशंस थी, वहाँ यूथ थे, आपने उनको बोला वॉलंटियर बनो, आप आगे आओ। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, उससे फ़ायदा हुआ क्या? उससे कुछ क्राइम कम हुआ? लोग साथ में आए आपके? देखिए, जितना रिजल्ट चाहते हो उतना आपको काम करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो एज एन एंटरप्रेन्योर पे, उतना फील्ड में उतरना पड़ेगा। जितना आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चाहते हो उतना आपको उतरना पड़ेगा। और मेरे लिए स्काई वॉज द लिमिट। मेरे लिए सारा शहर, सारा देश, सारी पौंडीचेरी, घर घर के बाहर साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये था। माई लक्ष्य वॉज नॉट पार्शियल, माई लक्ष्य वॉज टोटल। इट वॉज टोटल, नॉट पार्शियल। अच्छा चलो ये कॉलोनी साफ हो गई तो ठीक है, नो, बल्कि जब गरीब की कॉलोनी साफ होगी तब मेरी सफलता होगी, नहीं तो नहीं सफलता हो। सो इसलिए मैं रोज निकलती थी, कोई सैटरडे संडे नहीं। मैं 5 साल बाहर रही हूँ विवेक जी, 5 साल बाहर रही हूँ। गिनती कर लो कितने सैटरडे संडे हैं, उतने मॉर्निंग राउंड पे मैं वहाँ निकली हूँ। गंदगी में, को टैंक में या पॉन्ड में या वेल में या टूटी हुई सड़क में या गलत इमारत में, मैं ढूंढती थी कहाँ जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा था टोटल पौंडीचेरी। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना एक्शन ओरिएंटेड हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सैटरडे संडे 5 साल लगातार जाना बाहर, ये थोड़ा अनयूजुअल है। मैं, क्योंकि पौंडीचेरी रिसेंट एक्सपीरियंस रहा आपका, तो मैं पौंडीचेरी से, और प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि जाके पैसों का हिसाब किताब ढंग से देखना किरण जी, पौंडीचेरी में खर्चा, पैसा, बजट ध्यान रखना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो जब आप आए तो आपने क्या परिवर्तन लाया? आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करी, कोई बजटिंग करी, कोई एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल किए? पैसों में आपने क्या परिवर्तन लेकर के आए? जो भी फाइल मेरे सामने आई उसमें मैंने सूंघने की कोशिश की, इसमें बदबू कितनी है, हर फाइल में बदबू कितनी है, उस बदबू की सफाई की। एक एक फाइल करके स्टेज ऐसी आ गई कि वहाँ का उस दिन का चीफ सेक्रेटरी ने मुझे फाइलें भेजनी बंद कर दी। उसने देख लिया तो सूंघती है ये, तो ये क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी। और आपको पता है मुझे उस चीफ सेक्रेटरी को हटवाना पड़ा। मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की कि सर या तो इसको रखो या वापस मुझे बुला लीजिए, आपने मुझे भेजा था, तो ये तो आदमी मुझे फाइलें ही नहीं भेज रहा। एंड ही वॉज रिमूव्ड, और एक ईमानदार चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार को भेजा गया, जो अभी अभी हाल में वापस दिल्ली आए हैं। सो ये मैं कहना चाहती हूँ। सो जिसको मैंने हटवाया उसका नाम नहीं दे रही, लेकिन जिसको मैंने बुलवाया और प्रधानमंत्री जी ने भेजा उसका नाम है अश्विनी कुमार, IAS ऑफिसर, ईमानदार टू द पॉइंट। सो जब ये मैसेज था तो हर फाइल में पता चला कि तो अब्यूज ऑफ पावर है, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल पावर है। नॉमिनेशन पे दे रहे हैं इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉमिनेशन पे जब आप, और जय आने के बाद तो बदल ही गया जब मार्केट ओपन हो गई, लेकिन उससे पहले बेहद बेईमानी थी। इसलिए मैंने किताब में 100% लिखा, एविडेंस बेस्ड में। मैंने सुनी सुनाई नहीं बात कर रही। जो मैंने ग्रांट्स इन एड, गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए की आ रही थी, वो ग्रांट्स इन एड डेड फैक्ट्रीज को दे रहे थे ताकि वो वोट बैंक बना रहे।
हमारा वोट बैंक, इसको हम हटाए नहीं और हमें इलेक्शन दे दें, जब काम नहीं कोई कर रहे, प्रोडक्शन जीरो है और डेड फैक्ट्री है, मशीनरी खत्म है, आप किस बात की ग्रांट दे रहे हो? और चार्टर ये कहता था कि जब आप ग्रांट इन एड देंगे, उनसे पूछेंगे तुम्हारा मार्केटिंग प्लान क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हारा रिवाइवल प्लान क्या है। Without any plan, they were asking me to clear the grant in aid files. I refused. I refused to clear it, whereas it was not done in the. That was wastage of money. तो वो कोर्ट में भी गए, कोर्ट में कुछ नहीं उनको मिला उसमें। उन्होंने कहा जब पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, शी इज द इंचार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पुडुचेरी, शी इज अलोन। तो पहले नहीं फाइल भेज रहे थे ग्रांट इन एड। जब मैंने कहा कि मेरी पावर है, फाइल कहाँ जी, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं भेज रहा था। तो जब मैंने मांगवानी शुरू करी, मेरे ऑफिस ने कहा मैम इतना सारा काम बढ़ जाएगा, इतनी सारी फाइलें आएंगी ग्रांट इन एड की। मैंने कहा खड़े होके फाइलें क्लियर करेंगे, लेकिन पैसे कोई बेईमानी बंद करेंगे। एंड इट वर्कड। तिहाड़ जेल में कम बजट होते हुए भी जो रेवोल्यूशन आपने दिखाया करके, जो काया पलट करी आपने, उसमें से अगर हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहें, जहां से हमारे लिए एक लर्निंग लेसन हो। आप बड़ी ईमानदार रही हैं, ये बहुत समस्या है, और इसी चक्कर में कई बार जो आप डिजर्व करती हैं वो आपको जानबूझ के नहीं दिया जाता है। क्या लगता है अब आपके ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए, किसी से बातचीत चल रही है, आपका क्या विचार है? अगर कोई बहुत कठिन निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, इसका मतलब उसका मेंटल फिटनेस बड़ा स्ट्रांग है, 100%। वो माइंड से बड़ा पावरफुल है। देखो कोई ये सारी चीजें जो है ना, बाकी कहीं से नहीं, यहीं से होती हैं, मानते हैं आप लोग? सब यहीं से होता है, और ये आपका बड़ा स्ट्रांग रहा है। कोरोना वायरस में मैं देखूं पिछले साल जब बहुत मौतें हुई तो 1,40,000 मौतें हमारे देश में हुई, लेकिन सुसाइड से 1,53,000 मौतें हुई। इसका मतलब आज भी कोरोना वायरस जब सबसे ज्यादा कठोर था, उससे भी ज्यादा कठोर हमारे यहां था लोगों के अंदर मेंटल डिप्रेशन और मेंटल टफनेस की कमी, जो कि आप में बहुत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप बताएं, आप अपने आप को मेंटली इतनी स्ट्रांग और फिट कैसे रखती हैं, और क्या सुझाव देना चाहेंगे आज इस बड़ा भारत शो में कि लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे करें? अगर आप हेल्दी चाहते हैं तो रोज सही खाना खाओ। सही, ये एक छुट्टी नहीं मार सकते, आज गलत खा लूं, हाजमोला भी उसके बाद खा लूंगा तो कुर्बाना खा लूंगा तो चलेगा नहीं। आप एक बार ही कर लो, उसका असर 7 दिन होगा, एंड गॉड नोज उसके बाद क्या छूटा। मैं भी रोज अपनी मानसिकता, इट्स लाइक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, याद रखना, मेंटल फिजिकल से दूर नहीं है और ना ही स्पिरिचुअल अलग है। तो जब आप तीनों एंगल से अपनी तंदुरुस्ती ठीक रखते हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, जिसको कहते हैं EQ, IQ एंड SQ, पढ़ो भी रोज। तो जब आप ये सारी खुराक सही अपनी बॉडी को देते हो तो मानसिकता को भी दोगे। उसके लिए सही सोच। आज तो बुद्ध जयंती है, बुद्धा ने बोला क्या है, मानसिकता का ध्यान रखो, अपने विचारधारा पर ध्यान रखो, अपनी सोच पर निगरानी रखो कि आप कैसे सोच रहे हैं। आप सोच नहीं है, आप सोच के ऊपर सोच है, तो वो सोच है आप। सो देयरफॉर आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप इस प्रोग्राम को कब प्ले करेंगे नहीं मुझे मालूम, लेकिन पहले तो बुद्ध पूर्णिमा का आपकी हार्दिक बधाई सबको। इतना शुद्ध दिन है आज, बहुत शुद्ध है। मैं समझती हूँ भगवान बुद्ध को ही पढ़ लो, भगवान बुद्ध के वचन को सुनते जाओ, आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट डीड। आप एक डिसिप्लिन्ड IPS ऑफिसर रही हैं और आपकी बातों से डिसिप्लिन और समझ में आता है। तिहाड़ जेल का जब डेपुटेशन हुआ तो शायद ये वो जगह थी जहां और कोई जाना नहीं चाहता था, जहां आपको भेजा गया। वो डेपुटेशन कठिन था, आपके पास बजट भी बहुत कम था, मुझे याद है केवल 15 करोड़ रुपए का बजट था आपके पास, और उस कम बजट में आपने वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर दी, आपने उनकी रिफॉर्मेशन भी कर दी, स्पिरिचुअल बात आप कर रहे हैं, आपने विपासना भी कराया, आपने योगा भी कराया, आपने उन्हें भगवत गीता भी पढ़ाया, इग्नू सेंटर्स भी खोले आपने। आपको आगे चल के रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मुझे लगता है कि इसी के कारण ज्यादा मिला। जो तिहाड़ में किया है वो सारे देश में हो सकता है, उसके लिए कोई बजट नहीं चाहिए। कैन यू बेट इट? वी कैन हैव अ जीरो बजट, बल्कि हम तो कमा सकते हैं जेल से। 2 चीजें, कुछ रिफॉर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सभी स्वयं सेवी संस्थाएं चाहती हैं तिहाड़ जेलों में जाके सुधार करना। उनको इजाजत दे दो और उनसे काम करने दो, पढ़ाएंगे भी वो, तंदुरुस्ती भी लाएंगे, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं, दे विल देम खुद खुशी से आएंगे। तो ये तो कोई खर्चा जीरो नहीं।
उसके बाद पढ़ाई, पढ़ाई कैसे करेंगे? मेरे पास 10,000 कैदी थे, 30,000 सॉरी तिहाड़ जेल में। डू यू नो व्हाट? सारे दिल्ली के स्कूलों को चिट्ठी भेजी गई कि पुरानी बुक्स मुझे दे दो, फेंको मत। जब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में जाता है तो 7वीं की मुझे बुक्स दे दो, कोई बात 10वीं में जा रहा है तो 9वीं की बुक्स दे दो। यूज स्कूल बुक्स को लेकर 10,000 प्रिजनर रोज पढ़ते थे अपनी यूज स्कूल बुक्स की वजह। और हमने प्राइमरी सेक्शन, मिडिल, अपर मिडिल, और जो पढ़ा लिखा प्रिजनर था, ग्रेजुएट, MA, लॉ भी करा हुआ, सब तरीके के लोग आते थे, आफ्टर ऑल वो समाज है, उनको अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए, पंचायत ट्रेनिंग बनाई उनकी टीचर्स, और उनको 400 टीचर, 400 टीचर्स, वो 10,000 को रोज क्लास लगाते थे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताओ, क्योंकि रोज सुबह में 9 बजे राउंड लेती थी, हेडमास्टर का काम करती थी, रोज जाकर देखती थी प्रिजनर पढ़ रहे हैं, 9 से 11 क्लास लगती। तो वो सब जने रजिस्टर अटेंडेंस का भी बनाते थे, तो मैं रोज अटेंडेंस भी चेक करती थी, कौन नहीं आया आज। तो उन्होंने बोलते थे कोर्ट है, वो कोर्ट में गया। तो कोई मजाल नहीं कि कोई बैरक में सोया मिल जाए, अगर मिल जाए तो मैं उठा के ले आती थी क्लास में, चलो। सबके पास बुक्स, सबके पास पेंसिल्स, क्योंकि वो डोनेशन में आ रही थी, कोई पैसा नहीं, राइट। तो जब मैंने अटेंडेंस एक बार चेक किया तो वो लिखा है पी पी पी, तो एक जगह लिखा है बी, बड़ा बिजनेस नहीं, बी तो बी लिखा। तो मैंने उसके मास्टर से पूछा, टीचर से, ये बी क्या है? बोलो मैडम ये बीमार है। तो बीमार होगा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में। ये भी यहाँ तक अटेंडेंस लगती थी। 10,000 प्रिजनर्स, कई अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, जाने वक्त सिग्नेचर करके गए। इतनी ज्यादा लिटरेसी प्रोग्राम है। कुछ भी नहीं, कुछ खर्चा नहीं किया। एक, वी कैन डू दीज रिफॉर्म्स बाय अलाउइंग कॉर्पोरेट्स इंक्लूसिव। अगर प्रिजन रिफॉर्म्स को हम इंक्लूसिव बना दें, NGOs को जाएं, कोई बजट देने की जरूरत नहीं, सबके पास एजुकेशन का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये कुछ 1.5-2 लाख की पॉपुलेशन है, सबको शिक्षित कर सकते हैं, सबको स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इतनी स्किलिंग की बात करते हैं आज सरकार, स्किल यही कर सकते हैं। तो स्किलिंग भी हो गई, और जब वो बाहर निकले तब नेचुरली वो भिखारी नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, वो काम करने लग जाएंगे, और उनकी प्लेसमेंट भी हो सकी। हम प्लेसमेंट करने को तैयार हैं उनकी, इनफैक्ट हम कर रहे हैं। जो रिलीज हो रहे हैं मेरे प्रिजनर्स प्रोग्राम से, हम उनकी प्लेसमेंट सब कर रहे हैं, और हम उनका विश्वास दे रहे हैं कि ये आदमी व्यक्ति अच्छा है, इसको काम कर देखो मौका। मेरी संस्था ने खुद भी री एम्प्लॉय किए। हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जिसको आपने पढ़ा दिया ठीक से, जिसको आपने शिक्षा ऐसे दे दी, और साथ में उसको विश्वास दे दिया कि हम खड़े हैं, अब तुम धोखा मत करना। लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं हमारे देश में, आप वो स्टार्टअप शुरू करती हैं जिसमें कोई सीड कैपिटल, कोई फंड की जरूरत नहीं, 0 बजट से स्टार्टअप आप शुरू करती हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रहा है आपका IPS ऑफिसर होते हुए भी, लेकिन आप बड़ी ईमानदार रही हैं, ये बहुत समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि ईमानदार आदमी से सरकार में लोग दूर रहना चाहते हैं, और इसी चक्कर में कई बार जो आप डिजर्व करती हैं वो आपको जानबूझ के नहीं दिया जाता है। जो आप डिजर्व करती हैं, इनको लगता है यार ये वो हैं जो अपनों में ही कमियां निकाल करके सबके सामने ले आएंगे। उस चक्कर में दिल्ली में जो हुआ हमने देखा, और बाद में जब बीजेपी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ने आई दिल्ली में मुख्यमंत्री का, तो हमने महसूस किया कि लोगों ने आपका साथ भी कम दिया। फिर भी आप बाउंस बैक करती हैं, फिर भी आपका मोटिवेशन लेवल बना रहता है। तो ये जो है ना, बाउंस बैक पे हम भी बहुत बात करते हैं। आज हम आपसे चाहते हैं आप बाउंस बैक पे बात करें कि ये बाउंस बैक करने की एबिलिटी आप में महिला होते हुए और इतना अगेंस्ट एनवायरनमेंट होते हुए कैसे आता है, इसके विषय में आप बताएं कि आप क्या सोचती हैं जब कहीं बार नीचे गिरे फिर आप उठ के खड़े होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये काबिलियत के लिए आप कुछ हमें शिक्षा दीजिए। ये छोटी उम्र में जब आप खिलाड़ी होते हो तो आप बाउंस बैक ही तो करते हो। हर मैच तो नहीं जीतते, हर मैच तो नहीं जीतते। लेकिन हारे हुए से आप जीतते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि आप हारे क्यों। लेट ट्रीट द लाइफ एज अ गेम। ट्रीट लाइफ को एक गेम समझो। आप जीतोगे भी, हारोगे भी, लेकिन हार के गिर नहीं जाओ। मैं का सक्सेसफुल आदमी वो है जो गिरा हुआ फिर से उठता है और कहता है मैं दोबारा खेलने को तैयार हूँ, और लेसन लर्न करता है कि अगर मैंने पहले कोई गलती की थी तो मैं गलती ना करूं, या ये मेरे हाथ में नहीं था निर्णय। जैसे पुलिस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना निर्णय मेरे हाथ में नहीं था, मुझे उस पर रोने का क्या फायदा, क्योंकि मेरी गलती से तो नहीं हो। उन्होंने गलती की, वो भुगतो, मैं तो दूसरे काम पे जाऊंगी। अगर चीफ मिनिस्टर आपने मुझे दिल्ली ने नहीं इलेक्ट किया तो प्रॉब्लम आपकी, मेरी थोड़ी, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। तो इसलिए कभी भी
कोई चीज़ नहीं मिली आपको, ये देखो ये मेरी गलती से हुआ कि दूसरे ने फैसला किया। अगर दूसरे की वजह से है तो छोड़ दो, अगर अपनी गलती से तो लेसन लर्न करो, आगे चलो। आप बहुत पढ़ती भी रही हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते रही हैं। आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज्यादा रहा है हमेशा औरों के मुकाबले। इसके बाद आपने वो सारे ज्ञान को, सार को अपनी किताबों में भी लिखा। आपने कई बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, इट्स ऑलवेज पॉसिबल और डेयर टू डू व्हाट वेंट रॉन्ग। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जिसको आज हम सजेस्ट भी करेंगे सबको पढ़ने के लिए? और उस फेवरेट किताब का फेवरेट सेक्शन कौन सा है, अगर उसमें तो कुछ शेयर करना चाहते मेरी हैं? बुक का? जी। मेरी बुक तो पढ़े या ना पढ़े, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ लो, क्योंकि आपके लिए वो है, आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। मेरी बुक पढ़ो या ना कोई पढ़ो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ो, क्योंकि आप सब जिन्हें फिर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं अगर उसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करो। मेरा मकसद ये है कि आप सब जिन्हें यूनिकॉर्न बने। देखिए, आपकी ईमानदारी के उदाहरण अगर किसी को इस वीडियो में भी ना समझ में आए तो कहाँ समझ में आएंगे। जहाँ मौका मिलता है इंसान को अपनी किताब की बात करने का, वहाँ भी आप पीछे हट के, तो आपसे बहुत सीखने को मिलता है। आज मैं चाहता हूँ आप सबको एम्पावर करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को अगर अपनी जिंदगी के निचोड़ में से एक लेसन देना चाहें तो क्या एक लेसन देंगे आज के एंटरप्रेन्योर के? आपका पूरा जीवन लेसन है अपने आप में, पर उसमें से अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना हो कि भाई ये मेरा लेसन है, वो क्या होगा? एक ही लेसन है, अच्छे इंसान बने रहो, अच्छा इंसान बनो, वो आपकी बुनियाद है, उसी में सब कुछ है। जब आप अच्छे इंसान होते तो अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, राइट? अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा कमाते हो, अच्छा सोच भला करते हो, और याद भी रहते हो, लीडर भी बन जाते हो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस करते हो। सो अच्छा इंसान बनो। जब आपकी बुनियाद स्ट्रांग है तो आप जो मर्जी मल्टी स्टोरीड बनाते रहो, आपकी बुनियाद उसको लेती रहेगी। तो उसके बाद आपके कर्तव्य हैं, आपके कार्य हैं, आपके कर्म हैं। सो अच्छा इंसान, ऊपर से अच्छे कर्म। मैं कहा ये बुद्ध का यही मैसेज था, भगवान बुद्ध का यही कहते थे कि अच्छा कर्म करो और अच्छा इंसान बनो। अच्छा कर्म अच्छा इंसान ही करता है, और अच्छे कर्म अच्छा इंसान बनाए रखता है। मैं समझती हूँ मेरी रस से ये है कि मैं एक साधारण अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। उसके बाद मैंने वर्दी पहनी या एलजी की कुर्सी पे बैठी, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई। आपको शायद मालूम नहीं, जब मैंने आईपीएस का फॉर्म भरा था, 21 साल की थी, तो उसमें फॉर्म में कॉलम होता है रिलीजन, आपका धर्म क्या है। आपको पता है मैंने धर्म में क्या लिखा? ना हिंदू लिखा, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। जबकि मेरी नानी सिख है, मेरे पेरेंट्स हिंदू हैं, मेरा स्कूल कैथोलिक है। मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा यहाँ से, मैंने लिखा मानवता। तेरा धर्म था मानवता। अगर मानवता में मैं अव्वल हूँ तो मैं कामयाब हूँ। अगर मैं किसी को दुख देती हूँ, किसी को छल कपट करती हूँ, किसी को धोखा करती हूँ, किसी को इस्तेमाल करती हूँ, देन आई एम बेसिकली अनहैप्पी। दैट्स वाई मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मेरे में मानवता जागृत रखी। बहुत सुंदर किरण जी, बहुत 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 इच्छा होती है कि आपसे लंबी बात करें। आप एक आयरन लेडी हैं। आपका बचपन के टेनिस के एक्सपीरियंस को जब आपने बताया, बाउंस बैक करने की एबिलिटी से मैं बहुत रिलेट भी कर पाया। देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, आपने वो करके दिखाया जो पहली बार कई लोगों ने नहीं किया। तो आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और ऐसे ही लोगों की कहानी हम बड़ा भारत शो में लाते हैं, जो भारत को बड़ा बनाते हैं। आपने भारत को वास्तव रूप में बड़ा बनाया है, और आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप एक ऐसी ऑफिसर रही हैं जिन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, और रैमन मैग्सेसे अवार्ड उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन साथ साथ आज भी आप अपनी एनजीओ के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप हमारे बड़ा भारत शो में आए। एनजीओ की बात करो ना जी जरूर। तो देखो, आप बड़ा बिजनेस करते हो, मेरी एनजीओ के साथ छोटा बिजनेस कर लो। और मेरे पास यही तो आपकी कला है। छोटा बिजनेस का, ऐसे छोटा बिजनेस का मतलब जो 7 जमात पढ़ा, 8 जमात, लेकिन हाथ में कुछ हुनर है, या उसको छोटी सीट मनी चाहिए, या उसको कोई एंटरप्राइज चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, गांव में भी है, झुग्गी झोंपड़ियों में भी है, उनको हम शिक्षित कर चुके। लेकिन आगे का क्या, लास्ट माइल नहीं है। उनके लिए हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसको कहते हैं छोटा बिजनेस। तो छोटे बिजनेस से उनको कमाऊ बना दें, कमाते कमाते पढ़ लिख जाएंगे और तरक्की करते जाएंगे, और इनकी बैकअप बन जाएंगे वो, क्योंकि वो लेबर फोर्स भी है। तो इनकी बैकअप बन जाएगा छोटा बिजनेस टू बड़ा बिजनेस। तो इनको ऐसे लोग मिलेंगे
जो डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो डेटा एंट्री कर रहे हैं, राइट, जो डेटा एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो कंप्यूटर में छोटा डिजाइनिंग कर पाते हैं या छोटी कोडिंग करते हैं, वो मेरे पास है। जो कोडिंग कर रहा है, डेटा एंट्री है, उसने तो ये पूरे भारत में है या दिल्ली में है? नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थन मेरे इंडिया को। में। लेकिन आप तो सारे भारत में है ना, तो आप छोटा बिजनेस खोलो, उसका भी भला करो। और आपको तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, जी। तो फिर क्या होगा? मेरी देश की गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट भाग जाएगी, ये छोटे बिजनेस से। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, अच्छा दिन है, और डॉक्टर किरण बेदी का हमारे को आदेश भी है। तो हम आपके साथ में आपके कम से कम 5,000 ऐसे लोगों को उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करेंगे और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे। अगर मैं मंच पे सबके सामने कह रहा हूँ तो मुझे और अकाउंटेबल हो गया हूँ। मैं अकेले में भी कह सकता था, पर मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जिम्मेदारी बढ़े और मैं पूरा करूँ। और हमारे को नॉर्थ इंडिया में हमारे सारे ऑफिसेज में लगभग इस समय 650-700 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं प्रयास करूंगा कि हम उनको ट्रेन करके उनका रिज्यूमे बनाएं और उनका इंटरव्यू लें, और अगर 700 में से कुछ लोग वहां से हम हायर कर सकें और उनको अपने साथ जॉब दे सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। इसका मतलब एक सिस्टम बनाए, वी कैन क्रिएट अ सिस्टम बाय विच वी विल, हम आपको बच्चे, एलिजिबल बच्चे जी। दें, आप उनको आगे ले जाएं ताकि वो छोटा बिजनेस शुरू यही करके ब्रांच के बड़े हेड पे हैं, चले यही जाएं। लोग हायर करेंगे हमारे साथ में। तो किरण जी, यही आपकी खूबी है, यही आपकी काबिलियत है। आपको जहां मौका दिखता है, जहां अवसर दिखता है, आप लोगों को जोड़ देती हैं। आपने अपना फायदा नहीं देखा, देश का, दिखता समाज है का। कि आपने दिया है। देखिए सवाल उठता है कि आपने दिया या मुझे दिखा। आपने दिया, मैंने लिया। ये मौका शायद हम खो देते अगर। तो आप जो है एक पॉसिबिलिटी स्कैनर है। अमूमन ऑफिसर डिफिकल्टी स्कैनर होते हैं, उनको डिफिकल्टी दिखती है, आपको पॉसिबिलिटी दिखती है, और वही पॉसिबिलिटीज आपको आज इतना आगे और इतना सम्माननीय बनाया। शायद ही मुझे लगता है हमारे देश में किसी पुलिस ऑफिसर का इतना सम्मान होता हो जितना आज भी। और मैं आपको वादा करता हूं, ये इस शरीर छोड़ने के बाद, संसार से जाने के बाद भी शायद ही कोई दोबारा किरण बेदी आएंगी जिनको इतना सम्मान दिया जाएगा जितना सम्मान से देश आपको आज देखता है। ये आपने अर्न किया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं किरण बेदी जी का। नवनीत सिकेरा से आपको मिलवाने जा रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सुपर कॉप। क्रिमिनल्स इनके नाम से आज भी थर थर कांपते हैं। कौन है नवनीत सिकेरा? जो ऑन द स्पॉट गोली चलाता है, या चींटी की भी जान बचाने में जो इतना हेजिटेट करता है कि पानी ना चला दूं तेज, कहीं चींटी मर जाए? नवनीत सिकेरा कौन है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी का एनकाउंटर करने के बाद आपको बहुत दुख हुआ हो, आप रो पड़े हो, यार गलत हो गया मुझसे, इसकी जरूरत नहीं थी?